सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो ह्यूमन नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करती है, उसके ऊपर मार्केटिंग रिसर्च करती है, उसके बाद उनको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने से ह्यूमन की नीड एंड वांट्स फुलफिल होगी। उस प्रोडक्ट को वो लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए पैकेजिंग तैयार करते हैं, उसका नामकरण करते हैं यानी कि ब्रांडिंग करते हैं, उसके लिए लेबलिंग बनाते हैं, उसकी प्राइस भी फिक्स करते हैं कि कितने प्राइस पर जो है वो कस्टमर को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद अगला काम क्या है कि अगला काम ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट बनाया गया है, वो जो गुड्स बनाया गया है, उसको राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे कस्टमर तक पहुंचाया जाए। यही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स बनाया गया है उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाए। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है जहां पे गुड्स बनाया जाता है, वो हर जगह तो नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पे जो है गुड्स को बनाया जाएगा। अब जहां पे बनाया गया है वहां से ऑल ओवर इंडिया उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तभी तो सब जगह के कस्टमर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसी को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे प्रोडक्ट को, गुड्स को डिलीवर करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको प्लेस कहते हैं। पहला प्रोडक्ट था, दूसरा प्राइस था, तीसरा प्लेस, यानी कि आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कहां कहां पर अवेलेबल हो, और हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक प्लेस पे अवेलेबल नहीं होगा और कस्टमर वहां पे जाके आपका प्रोडक्ट मांगता है और उसको आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो इसलिए कंपनी को यह भी ध्यान देना होता है कि आपका प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पे अवेलेबल हो। So this component, the goods and service are made available at right place, at right time to right people without change, यानी कि बिना किसी चेंज के राइट प्लेस पे, सही जगह पे, सही समय पे, सही पर्सन को जो है गुड्स मिल जाए, सर्विसेज मिल जाए, उसी को जो है ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर्ड टू एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट होता है गुड्स का। यहाँ पर क्या होता है कि गुड्स जो बनाया गया है, सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश से जो है कस्टमर ने डिमांड किया है कहीं साउथ से, केरला से, तो अब जो है हिमाचल प्रदेश से केरला तक गुड्स को मूव करना, उसको हैंडल करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्लियर? तो फिलिप कोटलर ने, अलग अलग ऑथर ने इसका डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पर हम फिलिप कोटलर का डेफिनेशन देखें तो फिलिप कोटलर हैज डिफाइंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फाइनल गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज टू मीट कंज्यूमर नीड्स एट प्रॉफिट। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग कि यहां पर जो मटेरियल और फाइनल गुड्स का फिजिकल फ्लो है उसको लेके प्लान बनाया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन यानी कि जहां पर प्रोडक्ट बनाया गया है वहां से पॉइंट ऑफ यूज यानी कि कस्टमर ने जहां पर डिमांड किया है वहां तक वो जो है प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, जिससे कि कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ, प्रॉफिट अर्न करते हुए कस्टमर की नीड फुलफिल हो। तो उसी को जो हम क्या कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा कि राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट पर्सन को आपका गुड्स मिल जाए, वही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए जो है यहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको हम कंपोनेंट या फिर एक्टिविटीज इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या फिर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले होता क्या है, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट देखा तो कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हो गया, फिर एक्टिविटी होगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड फुलफिलिंग अ कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, कितना ऑर्डर किया है, ठीक है, पेमेंट किया है कि नहीं किया है, वो सारा कुछ यहाँ पर जो है कंसीडर किया जाता है। इट स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर एंड एंड्स व्हेन द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कब शुरू होता है, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, और ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस खत्म कब होता है, जब ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर डिलीवर होने तक ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस कर दिया, अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उस ऑर्डर को कंफर्म करेगी। आपके पास जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई और चीज ऑर्डर करिए, तो जब ऑर्डर करते हो तो वहां पे आपके पास ईमेल आता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, सेलर ने कंफर्म कर दिया है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर होता है वो आइटम पिक कर लिया जाता है, उसको पैक किया जाता है, उस पर लेबलिंग लगाई जाती है, उसके बाद वो किसी शिपर के जरिए शिप किया जाता है, और आपके पास ट्रैकिंग का मैसेज भी आ जाता है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहां पहुंचा है, और फिर उसके बाद आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वापस रिटर्न करने का भी वहां पर ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारा कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। क्लियर? तो इट स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर एंड एंड्स व्हेन द ऑर्डर इज डिलीवर। इन अ टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप ऑर्डर प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। तो किसी भी बायर सेलर रिलेशनशिप में पहला काम क्या होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट ही तो होता है। तभी तो आप बायर बने और मैं सेलर बना। यानी कि मैंने अगर किसी कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया, तो जैसे ही मैंने कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया तो मैं उसके लिए बायर हो गया, और वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेलर हो जाएगा। तो ये पहला जो है स्टेप होता है ऑर्डर प्लेसमेंट। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ये अलग अलग चीजें परफॉर्म की जाती हैं कि ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है कि हाँ, हम आपको ऑर्डर कंफर्म करते हैं, हम आपका जो है ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। उसके बाद
आइटम जो भी ऑर्डर प्लेस किया गया जिस भी आइटम के लिए उसको पिक करना, पिक करके उसको पैक करना, पैक करके उस पे लेबलिंग लगाना कि कहाँ जाना है, क्या आइटम है, कितना बिलिंग जो होती है पूरा वो करना। फिर उसके बाद उस आइटम को शिपिंग शिपिंग जो कंपनी होती है उसको प्रोवाइड करना। फिर वो शिपिंग कंपनी जो है आपके पास उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी। उस ड्यूरेशन में आपके पास एक जो है वहां पर कोड भी आ जाएगा जिसके जरिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और एड्रेसिंग रिटर्न, अगर वहां पर कोई रिटर्न का केस होगा तो उसको भी जो है वहां पर आपको कंसर्न करना पड़ता है, कंपनी वहां पर भी उसको भी देखती थी। पूरा का पूरा चीज क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। तो एक गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should provide for an accurate and speedy processing of order, in the absence of which goods would reach the customer late or in wrong quantity or specification। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वहां पर जो है कस्टमर के पास सही जो है क्वांटिटी जाएगी, सही स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट जाएगा और अच्छी कंडीशन में जो है गुड्स डिलीवर होगा। अगर नहीं तो ऑर्डर प्रोसेसिंग खराब है तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है कस्टमर के पास टूटा फूटा प्रोडक्ट पहुंच सकता है, गलत क्वांटिटी पहुंच सकती है या फिर गलत प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और इस केस में जो है कस्टमर डिसअपॉइंट होता है। क्लियर? एंड दिस वुड रिजल्ट इन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। अगर ये चीज हुई तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और जिसकी वजह से बिजनेस का लॉस होगा, गुडविल भी खराब होगी कि ये तो कंपनी बेकार है, गलत सामान भेज देती है। तो कई सारे आपने केस ऐसे सुने होंगे कि जो है ऑर्डर कुछ किया, ऑर्डर मोबाइल किया और डिलीवर कुछ और हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर प्रोसेसिंग की गड़बड़ी होती है। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है या कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्डर तो कस्टमर ने प्लेस कर दिया, अब उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कस्टमर तक पहुंचाया जाना जरूरी होता है। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जहां पर प्रोडक्शन किया गया है वहां से पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाने के लिए जो गुड्स को कैरी किया जाता है जिस भी जरिए, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो दिस कैन इंक्लूड एयर फ्राइट, शिपिंग बाय सी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ट्रकिंग ऑन रोड एंड पाइपलाइन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व। तो कितने दूर तक जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्लोज पे है, आप सपोज करिए किसी दूसरे देश में ही डिलीवर करना है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एयर फ्लाइट के जरिए भेजा जाता है, यानी एरोप्लेन के जरिए भेजा जाता है, समुद्री रास्ते के जरिए भेजा जा सकता है, या फिर अपने कंट्री में ही है तो रेलवे के जरिए आपने भेज दिया, बहुत दूर है। अगर ज्यादा दूर नहीं है तो रोड के ट्रक के जरिए भेज दिया। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पाइपलाइन के जरिए आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ सेल तक जो है उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब वो जो है किसी भी जरिए आप वहां पर पहुंचा सकते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिर एक्टिविटी है, दैट इज वेयर हाउसिंग यानी कि भंडारण। तो होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग एरिया में अपने वेयर हाउस ओपन कर देती हैं। वेयर हाउस यानी कि एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर वो अपना गुड्स जो है स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि जैसे ही उस एरिया से कोई भी ऑर्डर आएगा तो उस वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब कोई कंपनी है वो हिमाचल प्रदेश में उसका जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो कहीं दूर से ऑर्डर आ रहा है तो सारा ऑर्डर वो जो हिमाचल प्रदेश से ही नहीं भेज सकती है तुरंत के तुरंत, तो वहां पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा डिले होगा। तो इस डिले को रोकने के लिए, टाइम गैप को रिड्यूस करने के लिए जो कंपनी है वो अलग अलग लोकेशन पे जो है अपना वेयर हाउस खोल देती है और जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगी तो जो नज़दीक वेयर हाउस होगा वहां से उस कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। क्लियर? तो वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। तो वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? और असॉर्टिंग मतलब कि छांटना, ऑर्डर के हिसाब से जैसा भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा उस हिसाब से छांट कर जो है वहां पर प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। तो बेसिक पर्पज इज टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टोर देम। तो बेसिक पर्पज वेयर हाउसिंग का क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर किया गया है उसको यहाँ पर लाके स्टोर करके रख दिया जाता है। क्लियर? द प्रोडक्ट विच आर बल्कि एंड हार्ड टू शिप एज वेल एज पेरिशेबल प्रोडक्ट आर केप्ट एट डिफरेंट लोकेशन नियर द मार्केट। तो जहां से भी ज्यादातर ऑर्डर आते हैं वहां पे कंपनी अपना वेयर हाउस बना लेती है और जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है, मशीनरी हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, या फिर जो जल्दी खराब होने वाली चीजें, बेकरी का मीट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें उस वेयर हाउस में रखती हैं, नजदीक वाले वेयर हाउस में, जैसे कि जैसे ऑर्डर है तुरंत इसको डिलीवर कर दिया जाए। अब जो है किसी ने ऑर्डर किया वेजिटेबल, तो वेजिटेबल पता चला कि आपकी कंपनी हिमाचल में है तो हिमाचल से साउथ में आप डिलीवर करो तब तक तो सब्जी खराब हो जाएगी, तो इसलिए क्या करती है वेयर हाउस, जो नजदीक वेयर हाउस होगा वहां पर स्टोर करके रखा जाएगा और वहीं से उसको डिलीवर कर दिया जाता है। आप फ्लिपकार्ट का देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का तकरीबन हर जगह पे जो है इनका वेयर हाउस आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं पे सामान रखा जाता है, ऑर्डर आएगा उसी वेयर हाउस से सामान जो है वहां पर डिलीवर कर दिया जाता है और जैसे वेयर हाउस में खाली होगा, कोई प्रोडक्ट खाली हो गया तो वहां पर दोबारा से उसको रिफिल कर दिया जाता है। तो वेयर हाउस में जैसे ही प्रोडक्ट बाहर जाएगा तुरंत वेयर हाउस में नया प्रोडक्ट आ जाएगा और वहां पे रखा जाता है। क्लियर? तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हो गया कि स्टोर करके रखना अलग अलग लोकेशन पे, जिससे कि ऑर्डर आए तो वहीं से जो है जो भी नियरेस्ट वेयर हाउस होगा वहां से उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल।
इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कितना इन्वेंट्री रखना है। जो वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग से ही रिलेटेड है इन्वेंट्री भी। ये क्या है, वेयर हाउसिंग डिसीजन से ही इन्वेंट्री भी जो है कंट्रोल है कि वेयर हाउस में कितना प्रोडक्ट रखें। अब सपोज करें कि आपको 10 फ्रिज स्टोर करके रखना है कि सिर्फ एक ही फ्रिज स्टोर करके रखना है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब पता चला कि आपने 10 फ्रिज वहां पर वेयर हाउस में रख लिया है, ऑर्डर सिर्फ एक ही का आ रहा है, तो 9 फ्रिज आपने ऑलरेडी अपना पैसा जो है कंपनी ने उसमें 9 फ्रिज में लगा रखा है कि भाई जो मैन्युफैक्चर से 9 फ्रिज लेकर वहां पर लगा रखा है, तो उसका पैसा फंसा पड़ा है ना। तो इसलिए यहां पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है कि कितना इन्वेंट्री रखा जाए वेयर हाउस में और कितना ना रखा जाए। इन्वेंट्री रिफर्स टू ऑल द आइटम, गुड्स, मर्चेंडाइज एंड मटेरियल हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री क्या हो गया, वो सारा आइटम, वो सारे गुड्स, वो सारे मर्चेंडाइज मटेरियल जो कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके रख लिया है स्टोर करके। क्लियर, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो अब इसको कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउस पे रखा जाता है। अब यहां पर इन्वेंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि लेवल ऑफ एंट्री, यानी कि कितना इन्वेंट्री रखें, कितना गुड्स रखें, कितना मर्चेंडाइज रखें। तो अगर हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री आप जो है रखते हो, तो वहां पर हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर, बट कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी हाई बिकॉज लॉट ऑफ कैपिटल वुड बी टाइड अप इन द स्टॉक। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है आपके प्रोडक्ट की, तो आप इन्वेंट्री ज्यादा रखिए, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेंट्री वहां पर रिड्यूस करना होगा, क्योंकि डिमांड कम आ रही है लेकिन आपने इन्वेंट्री ज्यादा बना के रख लिया, तो वहां पर आपका पैसा, वहां पर कंपनी का कैपिटल जो है वो फंसा पड़ा रहेगा जब तक कि वो ऑर्डर जो है प्लेस नहीं हो जाएगा। तो इस केस में यहां पर ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कितना इन्वेंट्री रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। दस अ बैलेंस इज टू बी मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इतना कम भी नहीं रख लेना है कि कस्टमर ऑर्डर कर रहा है और फिर आप जाके बना रहे हो, फिर उसके बाद डिलीवर करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है 2 से 3 दिन में उसको डिलीवर कर दिया जाए। अब पता चला कि आपके पास वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री थी नहीं जो कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिले होगा। तो इसलिए राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जरूरी है। उसके लिए जो है कस्टमर को रिसर्च करके प्रॉपर जो है वहां पर डिसाइड करना होगा कि कितना रखना है, कितना नहीं रखना है इन्वेंट्री। वहीं पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा रखना है, मार्केटिंग चैनल के बारे में डिसीजन लेना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फिर मार्केटिंग चैनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपना प्रोडक्ट खुद ही जो है कस्टमर तक डिलीवर करें, या फिर वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर को सेल कर दें, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा। या फिर जो कंपनी है, जो फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो है सिर्फ रिटेलर को डायरेक्टली प्रोवाइड करे और रिटेलर कस्टमर को जो है वहां पर प्रोवाइड करेगा। या फिर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेल्स पर्सन रखे और सेल्स पर्सन जो है डिफरेंट लोकेशन पे जो है उसके प्रोडक्ट को सेल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करना होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्वड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर फॉर यूज और कंजम्पशन। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, जो भी इंटरमीडिएरीज, जो भी बिचौलिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केटिंग चैनल या फिर जो है इंटरमीडिएरीज कहते हैं। तो यहाँ पर जीरो लेवल है। जीरो लेवल का मतलब क्या हो गया कि बीच में कोई नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर रही है। वन लेवल हो गया यानी कि बीच में एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व कर रही है, चाहे होलसेलर चाहे रिटेलर। टू लेवल का मतलब हो गया कि होलसेलर भी हो, रिटेलर को भी इन्वॉल्व कर रही है। क्लियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसको भी डिसाइड करना होता है कंपनी को कि खुद ही जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है या फिर इंटरमीडिएट्स के जरिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। जैसे होलसेलर एंड रिटेलर, तो होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट को अपने नाम पे खरीद लेते हैं। उसके बाद होलसेलर और रिटेलर ये खुद जो है कस्टमर को बेचते हैं अपने नाम से। तो यहाँ पर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर। टाइटल यानी कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होलसेलर रिटेलर को। वहीं पर दूसरा तरीका क्या है, ब्रोकर या सेल एजेंट। ब्रोकर या सेल्स एजेंट क्या होते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट को अपने नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करवाएंगे कंपनी से। क्लियर। ये क्या करेंगे कि ये कंपनी के बिहाफ पर जो है कस्टमर को ढूंढेंगे, कस्टमर से नेगोशिएट करेंगे और जो है डील को कंप्लीट करते हैं, और ये बीच में कमीशन लेते हैं कंपनी से। तो ये ब्रोकर या फिर सेल्स एजेंट हो गए। क्लियर। इसी तरीके से फैसिलिटेटर हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए, तो उस केस में जो है अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कंपनी को प्रोवाइड करती हैं। बैंक हो गया, वेयर हाउस। वेयर हाउस, अब जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर जगह पे अपना वेयर हाउस खुद का नहीं खोल सकती क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा इसमें। तो इस केस में क्या कहते हैं कि अलग अलग लोग वेयर हाउस बना के रखते हैं और वो जो है ये सर्विस अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी जो है एक तरीके का इंटरमीडिएट हो गया। वेयर हाउसिंग भी जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक टाइप का इंटरमीडिएट हो जाता है। तो ये जो है इसके बारे में भी कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि इंटरमीडिएट रखने हैं या फिर नहीं रखने हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि राइट
क्वांटिटी राइट प्लेस पर राइट टाइम पे राइट पर्सन को पहुंचाया जाए, यही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।